Yes, sir. This call is now being So am I so am I audible? audible? हम्म, तो कल क्या देखे थे अपन? टॉर्क स्पीड कर्व देख लिए थे सिंगल फेज इंडक्शन मशीन का। आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. चलो सही। चलो good। तो आज हम देखेंगे इसका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे। सर्किट ऑफ वन फेज इंडक्शन मोटर। तो वन फेज इंडक्शन मोटर का बेसिक प्रिंसिपल पता चला आपको? क्या है बेसिक प्रिंसिपल आपकी? उसमें कितनी वाइंडिंग रहेंगी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में? Single. हाँ बोलो। कितनी? एक वाइंडिंग रहेगी, ठीक है। दो वाइंडिंग वाला कंसेप्ट बताया है, वो क्यों बताया है अभी बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। पहले एक वाइंडिंग होती है, और एक वाइंडिंग कैसा फ्लक्स पैदा करती है? पल्सेटिंग ऑक्सीलेटिंग फ्लक्स पैदा करेगी, ऑसिलेटिंग फ्लक्स। तो फिर रोटेट कैसे करेगी इंडक्शन मोटर, काम कैसे करेगी? क्योंकि मैथमेटिकली भी देखा और ग्राफिकली भी देखा हमने कि किसी भी पल्सेटिंग फ्लक्स को हम कितने दो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हुए फ्लक्स में डिसॉल्व कर सकते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि कोई पल्सेटिंग फ्लक्स दो ऐसे फ्लक्स से मिलकर बना है जो सिंक्रोनस स्पीड पे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर कंसेप्ट? तो किसी एक फ्लक्स के डायरेक्शन में हम अगर उसके अंदर केज रोटर रख देंगे, मशीन की पेरीफेरी के अंदर, ठीक है, केज रोटर रख देंगे तो क्या होगा? उस केज रोटर को इनिशियल स्टार्टअप किसी डायरेक्शन में दे देंगे तो वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंडक्शन मोटर की तरह रन करना स्टार्ट कर देगी। अगर उसके अंदर कैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोटर रख देंगे, सेलिएंट पोल टाइप का या सिलेंड्रिकल टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोटर रख देंगे, तो वो क्या हो जाएगी? सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर हो जाएगी। पर हर एक तरह की मोटर को आपको किसी एक डायरेक्शन में स्टार्टिंग देना जरूरी है, ठीक है। तो अब ये बताओ, इज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग और नॉट? Not. नहीं या सर। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। किसके कारण से नहीं होती है? क्योंकि उसमें दो रोटेटिंग फ्लक्स होते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे होते हैं।
मैथमेटिकली। रियल में कैसा फ्लक्स होता है? पल्सेटिंग फ्लक्स होता है। तो पल्सेटिंग फ्लक्स में क्या होता है कि हमें किसी एक डायरेक्शन में उसको रोटेशन देना पड़ेगा और फिर वो पल्सेटिंग फ्लक्स उसको घुमाता रहेगा। ठीक है, बात आई समझ में? तो ये है। अब इक्विवेलेंट सर्किट, नॉर्मल थ्री फेज इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है? स्टेटर को सप्लाई दोगे तो होता क्या है इंडक्शन मोटर का, और बताते हैं। जो हमारी फैन वगैरह में सब में होती है इंडक्शन मोटर होती है, पर इसमें कितनी वाइंडिंग होती है? दो वाइंडिंग होती है। ठीक है, मैंने अभी सिंगल फेज बता रहा हूं, लेकिन कितनी वाइंडिंग वाली बता रहा हूं? एक वाइंडिंग वाली। तो जो हमारा फैन वगैरह होता है इसमें कितनी वाइंडिंग होती है? दो वाइंडिंग होती है। तो दो वाइंडिंग से क्या फायदा है? क्यों? सेल्फ, हमने बटन दबाया और फैन चालू हो जाता है, ऐसा तो है नहीं कि हमें फैन चालू कराने में कोई दिक्कत होती है। तो उसमें ऐसा स्ट्रक्चर रहता है नॉर्मली कि दो वाइंडिंग होती है। एक होती है मेन वाइंडिंग, ठीक है, क्या होती है? मेन वाइंडिंग। दूसरी वाइंडिंग को हम बोलते हैं उसमें, ऑक्सिलरी। ठीक है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। दोनों वाइंडिंग स्पेस में कितना डिग्री पे रखी जाती है फैन के अंदर? या 90 सिंगल डिग्री। फेज 90 डिग्री पे रखी जाती है, पर दो वाइंडिंग 90 डिग्री पे रखी जाती है। अब और आपका दूसरा क्या होगा इसमें? ठीक है, दूसरा आपका रोटर होता है। रोटर वैसे ही होता है जैसा इंडक्शन मोटर नॉर्मल होता है। किस तरह का? केज रोटर रहेगा। ठीक है, तो इस केज रोटर को रख देंगे। अब क्या है, इस पे अगर हम सप्लाई देते हैं एसी सप्लाई सिंगल फेज, तो दोनों वाइंडिंग का फ्लक्स फ्लक्स रोटेटिंग कब पैदा होता है? जब दोनों वाइंडिंग को हम किस तरह की करंट्स प्रोवाइड करें? दोनों वाइंडिंग को किस तरह की करंट्स प्रोवाइड करें हम? एसी। एसी 90 डिग्री डिस्प्लेस टाइम में 90 डिग्री। ठीक है, एक को साइन ओमेगा टी और एक को कॉस ओमेगा टी। पर इस पर्टिकुलर कनेक्शन से तुम्हें लग रहा है कि दोनों वाइंडिंग में 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड करंट जाएगी? बताओ। वोल्टेज लगाया आपने, कोई वोल्टेज Vm साइन ओमेगा टी प्रोवाइड किया, दो वाइंडिंग्स पैरेलल में है, आपने ये जो वोल्टेज दिया दो वाइंडिंग पैरेलल में है, बस उसके लिए दे दिया। उनका फेज उस हिसाब से रखेंगे कि 90 डिग्री अपार्ट हो जाए दूसरे। कैसे आ जाएगा 90 डिग्री? बना के दिखाओ कोई जुगाड़। मान लो Vm साइन ओमेगा टी ये रेफरेंस है, पहली वाइंडिंग में करंट उससे कुछ लेगी, यहाँ आ सकती है, दूसरी वाइंडिंग में एक्स वाई आर रेशियो कुछ अलग आ सकती है। तो इस वाइंडिंग की, एक वाइंडिंग की आई एम इधर हो जाएगी और आई ऑसिलरी इधर हो जाएगी। दोनों बाइंडिंग को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस इन सीरीज विद थोड़ा सा रिएक्टेंस। यही तो कर सकते हो, कोई भी हम्म। बाइंडिंग हो, कोई भी कॉइल हो, उसमें रेजिस्टेंस इन सीरीज विद रिएक्टेंस, यही तो कर सकते हो आप। अब दोनों की वैल्यू कुछ कुछ अलग हो सकती है। तो अब मान लो ये दोनों बाइंडिंग अगर पैरेलल में हैं, तो एक मान लो मेन बाइंडिंग में आई एम करंट जा रही है और ऑक्सिलरी बाइंडिंग में आई ए करंट जा रही है, और वोल्टेज आपका से वी रेफरेंस ये रहा। ठीक है, तो एक्स वाई आर की रेशियो पे कुछ भी हो सकता है। अगर आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है दोनों बाइंडिंग में, तो दोनों करंट लैग कर जाएंगी पूरी की पूरी। मतलब करंट्स आपस में एक दूसरे से किस फेज में नहीं, सेम फेज में नहीं नहीं रहेंगी। क्या बोल रहा हूं मैं? दो यस बाइंडिंग, सर। सर आर जीरो है तो वो दोनों आर सेम जीरो फेज में है जाएंगे। और आर जीरो की वैल्यू अलग अलग होगी। मान लो एक में आर थोड़ा ज्यादा है तो वो यहां आ जाएगी, जिसमें आर कम है वो थोड़ी ज्यादा लैगिंग हो जाएगी, यही तो होगी। हाँ। तो एक आई एम इधर हो गई और एक आई, आई एम या आई ए डिपेंड करता है, तो दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा, थीटा या फाई जो भी एंगल होगा। मतलब 90 डिग्री तो दोनों करंट्स आपस में आ ही नहीं ना। मतलब एक हाईली रेजिस्टिव बनाओ, मतलब एक हाईली रेजिस्टिव बना दो, एक हाईली इंडक्टिव बना दो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दो वाइंडिंग बनानी है और वाइंडिंग का काम होता है फ्लक्स पैदा करना। जैसे ही फ्लक्स पैदा करने की बात आ रही है इंडक्टेंस पिक्चर में आ जा रहा है, तो आप परफेक्टली रेजिस्टिव तो बात बनाने की बात भूल ही जाओ। मान लो एक को हाईली हम्म। इंडक्टिव आप बना दोगे, लेकिन दूसरी को हाईली रेजिस्टिव बना पाओगे क्या? नहीं सर। तो नंबर नंबर वाइंडिंग ऑफ का टर्न्स काम में है, बहुत ज्यादा फ्लक्स डिफरेंस कर पैदा देंगे। करने का काम है उसका, फ्लक्स पैदा करने का काम है, तो क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते ना ये काम। समझे? तो सर मतलब नंबर ऑफ टर्न्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस कर देंगे तब। तब भी 90 डिग्री कहां से ले आओ? मतलब 90 हेलो। के आसपास भी नहीं ला पाओगे, आसपास भी नहीं आ पाएगा ना। यही कहानी रहेगी जो मैं दिखा रहा हूं। मतलब अगर एक का इंडक्टेंस बहुत हैवी कर दिया आपने, मतलब हाईली इंडक्टिव कर दी एक और एक हाईली रेजिस्टिव कर दी, तो रेजिस्टिव वाली का करंट क्या हो जाएगा? हाईली इंडक्टिव वाले का करंट। मतलब एंगल 90 के आसपास भी 45 बन जाए, वो बहुत बड़ी चीज है इसमें।
तो अजीबोगरीब रोटेटिंग फ्लक्स पैदा होगा। मतलब मोटर को स्टार्टअप भी मिलने के बाद पता नहीं क्या करेगी मोटर, स्टार्टअप हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, सेल्फ स्टार्टिंग, स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा भी नहीं मिलेगा। तो क्या तरीका हो सकता है, मतलब ये हो सकता है कि एक में रेजिस्टेंस आप लगा दो और फिर थोड़ा बहुत एंगल आ जाए दोनों में, तो कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी से अगर बिना लोड के आप स्टार्ट कर भी पाओ इस तरह की कंडीशन बना के, तो ये हो सकता है, लेकिन इतना आसान है नहीं। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है कि स्टार्टिंग मेथड जो होते हैं आपके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के, वन ऑफ द स्टार्टिंग मेथड को जो होता है स्टार्टिंग मेथड, उसको हम बोलते हैं स्प्लिट फेज मोटर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, स्प्लिट फेज मोटर। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट बाद में पढ़ाते हैं, पहले स्टार्टिंग मेथड ही बता दूं आपको। स्टार्टिंग मेथड्स, स्टार्टिंग मेथड्स में पहला हो गया स्प्लिट फेज मोटर। स्प्लिट फेज मोटर, दोनों के फेज स्प्लिट किए जाएं, अलग अलग किए जाएं। तो उस वो कैसे करे जाएंगे, बाई बाई डिफरिंग द एक्स वाई आर रेशियो, रेशियो ऑफ इसको डिफर करके दोनों का, एक्स वाई आर रेशियो ऑफ मेन मेन एंड वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। वाइंडिंग। मतलब कर सकते हैं स्टार्टिंग तरीका, लेकिन बहुत ही बेकार तरीका होगा। इसमें फेजर, इस कंडीशन में फेजर डायग्राम क्या बनेगा, आपका वोल्टेज यहां रहेगा, एक करंट यहां आ जाएगी, एक करंट यहां आ जाएगी। ठीक है, और इफेक्टिव करंट सप्लाई से कितनी ड्रॉ होगी, इतनी ड्रॉ होगी। ठीक है, और इफेक्टिव पावर फैक्टर की बात करें तो कितना हो जाएगा, इफेक्टिव पावर फैक्टर एंगल ये हो जाएगा। और स्टार्ट करने के लिए, रोटेटिंग फ्लक्स पैदा करने के लिए जो एंगल होगा दोनों करंट्स के बीच में, जो 90 होना चाहिए वो 90 ना होकर इतना रहेगा। लेट से कुछ भी इसकी वैल्यू दे दो, पाई दे दो, ये थीटा हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और एक वाइंडिंग पे टॉर्क स्पीड कर्व क्या होता है इंडक्शन मोटर की का, ये वाला, एक जब एक वाइंडिंग चलेगी तो इस तरह का कर्व बन के आता है टॉर्क स्पीड कर्व। ठीक है, और दो वाइंडिंग काम करती हैं और 90 डिग्री होती है तो वो कर्व थोड़ा सा इस तरह का बन के आएगा, क्योंकि बहुत लो टॉर्क मिलेगा और बहुत, क्योंकि एंगल 90 डिग्री नहीं है ना, तो हो सकता है थोड़ा बहुत इंडक्शन मोटर का कंसेप्ट आ जाए, लेकिन इस तरह का कर्व बन के आएगा। तो स्टार्टिंग टॉर्क जीरो से कुछ ना कुछ मिल जा रहा है, हो सकता है नो लोड कंडीशन में आप स्टार्ट कर पाओ। तो इफेक्टिव अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाए इस मोटर की तो वो क्या हो जाएंगी, इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह की आएंगी आपकी, इस तरह की, यहां से यहां तक ये। ठीक है, अब आपने किसी पर्टिकुलर स्पीड पे पहुंचने के बाद हम क्या करते हैं, कोई भी मोटर किसी पर्टिकुलर स्पीड पे पहुंच जाती है तो हम क्या करते हैं कि एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा देते हैं। और वो स्विच कहां पे लगाएंगे, यहां लगाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल स्विच या स्पीड ऑपरेटेड स्विच, कि एक स्पीड से ऊपर जाने पे ये स्विच ओपन हो जाए तो ऑसिलरी वाइंडिंग अपने आप ओपन हो जाएगी, तो मोटर क्या है सिंगल वाइंडिंग के टॉर्क पे स्विच कर जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो आगे भी कर सकती है पीछे भी कर सकती है, वो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। ठीक है, तो मान लो इस स्पीड पे आपने स्विच किया तो मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स इफेक्टिव क्या हो गई, ये वाली। ठीक है, ये इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स रेड वाली जो होना है। ठीक है, एक वाइंडिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है नीचे वाली, इनको किसी और कलर से दिखा दूंगा। ठीक है, सिंगल वाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ये है। और टू वाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में टॉर्क वगैरह क्यों नहीं दिखाया है, या टॉर्क की वैल्यू बहुत कम क्यों दिखाई है, क्योंकि दोनों वाइंडिंग में फ्लक्स जो है 90 डिग्री, क्या 45 भी आ जाए वो भी बहुत है। ठीक है, तो ये है स्प्लिट फेज मोटर। अब इसके अलावा एक दूसरी, ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये एकदम मतलब ऐसे एप्लीकेशंस में यूज होगी कि जहां पे मतलब आपके पास जुगाड़ ही नहीं है, स्टार्ट कर पाने का कैपेसिटर नहीं है, तो मतलब ये यूज नहीं होती बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब रनिंग कंडीशन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर स्टार्टिंग जो करोगे इस दोनों वाइंडिंग लगा के ही करोगे, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क और कोई तरीका है नहीं, कैसे मिलेगा। ठीक है, सही है। तो दूसरा क्या कर सकते हैं इसमें, और जुगाड़ बताओ, को कुछ जुगाड़ किया जा सकता है। तो एक होती है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है एक, क्या होती है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, उसमें क्या करेंगे, उसमें क्या, दूसरा हो गया, पहला स्प्लिट फेज बोला, दूसरा हो गया स्टार्टिंग मेथड कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ठीक है, तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में आप क्या करोगे, उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच तो लगेगा ही लगेगा,
स्टार्ट होने के बाद उसको हटा देंगे, ठीक है। और ये आपकी कौन सी बाइंडिंग है, ये AW ऑसिलरी बाइंडिंग, और ये कौन सी बाइंडिंग है, MW मेन बाइंडिंग, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल में लगा दी जाती हैं, बस एक कैपेसिटर इसमें लगा दिया जाता है। अब इसमें क्या होगा, ये आपका रोटर रहा, ये अप्लाइड वोल्टेज रहेगा, वी अप्लाइड, अप्लाइड वोल्टेज। इसमें फेजर डायग्राम आपका कैसा बन जाएगा, वोल्टेज रेफरेंस ले लो, ठीक है। और नॉर्मली क्या करते हैं हम, XC को डोमिनेट करा देते हैं, किससे, XC इज मोर देन X ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है, जो कैपेसिटेंस की है। तो उस केस में क्या होगा कि जो करंट है इस वाली वाइंडिंग में, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में, वो क्या हो जाएगी, वोल्टेज से लीड कर जाएगी, यहां कहीं आ जाएगी, और मेन वाइंडिंग कुछ लैग कर जाएगी। तो ये जो एंगल सेट करोगे आप, कितना डिग्री के आसपास सेट कर दोगे दोनों वाइंडिंग का, 90 के आसपास, नियर टू 90 डिग्री, नियर टू 90 डिग्री। कितना सेट करेंगे ये, नियर टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कौन सी वाइंडिंग की करंट हो जाएगी, आई ऑक्सिलरी, और ये आई मेन, ठीक है। तो मेन वाइंडिंग की और ऑक्सिलरी वाइंडिंग की करंट में जब 90 डिग्री होगा तो उनकी फ्लक्स में भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो अच्छा रोटेटिंग फ्लक्स मिल जाएगा, तो अच्छा तुम्हारा टॉर्क। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मान लो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का टॉर्क स्पीड कर्व इस तरह का आएगा, और सिंगल वाइंडिंग का कौन कितना आएगा, सिंगल वाइंडिंग का आपका जो जैसा आता है इस तरह से, इस तरह का आएगा, ठीक है। और उसको आप क्या करोगे, 90 डिग्री पे ये शिफ्ट कर दो कैरेक्टर, मतलब जैसे ही नियर टू, जो ये आपका किस तरह का स्विच है, इसको स्पीड ऑपरेटेड स्विच या सेंट्रीफ्यूगल स्विच, क्या बोलेंगे उसको, सेंट्रीफ्यूगल स्विच बोलेंगे, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो ये क्या करेगा, कब ऑपरेट करेगा, जब स्पीड सफिशिएंटली हाई हो जाएगी। मान लो किसी पर्टिकुलर, ये स्पीड का कर्व है और ये टॉर्क का है, तो कोई भी पर्टिकुलर इस स्पीड पे जाकर वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच आपका ऑपरेट कर जाएगा, ठीक है। तो मान लो ये इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी, स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा खासा मिल जाएगा इस कंडीशन में आपको, ठीक है। और परमानेंटली आपको कैपेसिटर वाइडली बाइंडिंग भी कनेक्ट नहीं करती, जब यहाँ कहीं पहुंचोगे फिर आप इस पे, इस कैरेक्टरिस्टिक्स पे या इसके आसपास यहाँ शिफ्ट कर जाओगे। तो ये जो रेड वाली बनी, ये इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स बनी, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहले आप दो वाइंडिंग में स्टार्ट करते हो, बाद में ओपन हो जाती है, दूसरी वाइंडिंग पे ऑपरेट कर जाते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ठीक है, समझे, समझ गए। तो यस इसका सर। एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस पढ़ लेना कहीं बुक में देख के, ठीक है। कैसी कंडीशन में स्टार्ट यूज करना चाहिए, वैसे जहां पे भी हाई इनर्शिया लोड्स रिक्वायर्ड हो, ठीक है, ठीक है। जैसे पंप्स हैं, पहले से ही स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा, मतलब पंप्स हैं, कंप्रेसर हैं, जिनमें पहले से ही प्रेशर बना हुआ है, ठीक है, एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, इनमें यूज कर सकते थे इनको, ठीक है। लेकिन ये ना अभी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। फिर एक हो गई कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है, ठीक है। अगली होती है दूसरी, तीसरी बता रहे हैं, तीसरी होती है आपकी कैपेसिटर स्टार्ट, स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। दो कैपेसिटर लगाएंगे, एक स्टार्ट करने के लिए और एक रन करने के लिए, रन मोटर, ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है। तो इस तरह की वाइंडिंग होगी इसकी, ये आपकी मेन ऑक्सिलरी वाइंडिंग ये रही। अब ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में दो कैपेसिटर लगा देंगे, एक होता है स्टार्ट कैपेसिटर, और इसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच से कनेक्ट करेंगे, और एक परमानेंटली लगा देंगे, CR रनिंग कैपेसिटर। और दूसरी वाइंडिंग आपकी जो हो जाएगी, तो ये कौन सी है, AW, और ये कौन सी है, MW, मेन वाइंडिंग है ये, ठीक है, ठीक है, ये MW है, सही है। तो यहां पे ये V अप्लाइड हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज। इसका फेजर डायग्राम आप देखोगे तो कैसा बनेगा,
दोनों कैपेसिटर पैरेलल में होंगे तो नेट कैपेसिटेंस बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ जाएगी सर। बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। तो हाईली कैपेसिटिव हो जाएगा ये सर्किट, ठीक है। यस सर। तो जो करंट्स हैं आपकी दोनों लगभग लगभग कंपेरेबल कर दी जाएंगी उसके हिसाब से, ठीक है। जो करंट्स हैं दोनों केस में, दोनों इस केस में कंपेरेबल कर दी जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग और रनिंग दोनों केस में क्या हो जाएगा, दो कैपेसिटर है, उसके बाद सिंगल कैपेसिटर है, और दोनों ही कैपेसिटर से आपको स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए तब ये जुगाड़ यूज करते हैं। मान लो इतना स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए हो रहा है आपको, तो ये आपका कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, टू कैपेसिटर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका दूसरा नाम है टू कैपेसिटर मोटर, टू कैपेसिटर मोटर, ठीक है। तो ये टू कैपेसिटर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई आपकी। और सिंगल कैपेसिटर लगाएंगे तो नहीं मिलेगा क्या स्टार्टिंग टॉर्क, तब भी मिलेगा थोड़ा बहुत, तो कैपेसिटर मोटर, ठीक है, टू कैपेसिटर मोटर। दूसरे में इस तरह से इतना स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जीरो नहीं होगा लेकिन कुछ ना कुछ मिल जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए तो इस कंडीशन में ये होता है, ठीक है। रनिंग टॉर्क कम चाहिए और स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा चाहिए सिंगल फेज मोटर इस तरह का, ठीक है। तो उस केस में ये होता है। तो स्टार्ट आपने कर ली किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे, उसके बाद दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स पे पहुंच गए, तो इसमें क्या होगा, तो इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी आ जाएंगी मोटर की। मान लो आप इस पर्टिकुलर किसी नियर टू सिंक्रोनस पहुंच गए, वहां पे स्विच कर दो, तो आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि रोटर, ठीक है। और इतना कम भी नहीं मिलेगा वैसे टॉर्क जो बनाया मैंने, इसको थोड़ा सा अलग बनाएंगे, ये ना इस तरह की है। तो ये यहाँ पे जाने के बाद यहाँ स्विच कर जाती है, यहाँ पे ये दूसरी वाली है, ठीक है। तो इसमें रेड वाले से वो बना देते हैं, तो यहाँ कहीं ये स्विच कर जाती है इस पे, ठीक है। तो ये इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है इस तरह की। ये थोड़ा स्लोपी बनेगा, ठीक है, लास्ट में सही बना लेना इसको। टॉर्क स्पीड, तो ये कहाँ यूज करेंगे, इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा, बहुत ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, बहुत हैवी, इसको कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें दो तरह के कैपेसिटर हैं, एक तो लगातार यूज हो रहा है, ठीक है, ठीक है, लॉन्ग रेटेड कैपेसिटर, ठीक है। तो एक की स्मॉल वैल्यू होगी रन वाले की और सीएस की थोड़ी लार्ज वैल्यू होगी, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम कॉन्टिन्यूअस रेटिंग के लिए जो चाहिए वो ऑयल फील्ड पेपर कंस्ट्रक्शन वाला कैपेसिटर यूज होगा, ठीक है, जो हीट ना हो ज्यादा, ठीक है, ऑयल फील्ड। तो एक दोनों कैपेसिटर की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, देख लेना क्या है क्या नहीं है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, मेन प्लस ऑक्सिलरी दोनों वाइंडिंग की है, जो बड़ी वाली दिखाई है जिसमें ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क मिल रहा है, ठीक है। तो ये होगी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। एक होती है, इसमें कितनी हो गई, एक एक स्प्लिट फेज, तीन हो गए। स्टार्ट कैपेसिटर रन। चौथी देखो परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ये सब जगह यूज होती है नॉर्मली। परमा, तुम्हारे सीनियर्स का लैब एक्सपेरिमेंट जब मैं करा रहा था तो मैंने इसमें क्या किया था, परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है सारी की सारी, तो ये लैब में यही वाली थी परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तो मैंने कैपेसिटर हटवा के उसमें स्विच लगवा दिया था कि मोटर चलते चलते स्टार्टिंग देने के बाद मोटर कैपेसिटर वाली ब्रांच ऑफ करके मैं उनको दिखाऊं, ठीक है। तो इसलिए वो हटवा दिया था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोटर और रन कर जाती है एक बार, फिर ऑफ ऑफ कर सकते हो कैपेसिटर वाली ब्रांच को। तो वो करके दिखाया था कैपेसिटर मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ठीक है, या क्या, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वही आपकी कौन सी बाइंडिंग है ये AW, और इसके सीरीज में परमानेंट लगेगा, कोई स्विच विच नहीं है, कुछ नहीं, कोई मैकेनिकल स्विच नहीं है, तो स्टेबिलिटी बहुत। सर मेन वाइंडिंग में क्यों नहीं लगा रहा कैपेसिटर? ऑसिलरी वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, मेन वाइंडिंग तो परमानेंटली रन करने के लिए है ना उसको। कैपेसिटर लगा दोगे तो उसका फ्लक्स वगैरह आगे पीछे जो भी होगा, ठीक है। कैपेसिटर लगातार नहीं लगाना है आपको, कैपेसिटर और इंडक्टर सीरीज में लगाओ तो रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है, पता है? हाँ सर।
किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, तो कैपेसिटर जहां भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज, शोर, ठीक है, अलग अलग चीजें प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, तो कैपेसिटर को जितना कम रख सको उतना कम रखना चाहिए किसी भी सर्किट, ठीक है। जब नहीं सटेगी तभी लगाना है कैपेसिटर, ठीक है। अब ये इसमें क्या किया इन्होंने, मतलब ठीक ठाक वैल्यू का कैपेसिटर लगा दिया जो स्टार्ट करने में भी यूज होगा और रन करने में भी। तो इसमें दो वाइंडिंग हमेशा पिक्चर में रहेंगी और इसकी सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगी इस तरह से, ठीक है। फेजर डायग्राम में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सब जहां जहां कैपेसिटर आया है उसमें एक ही, मतलब एक वाइंडिंग पे तो ये चलेगी नहीं, तो स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा, दो वाइंडिंग है और दोनों में डिस्प्लेस्ड है अच्छी खासी 90 डिग्री के आसपास रहेगा इसमें। ये वोल्टेज है, करंट आपकी यहाँ जाएगी, आई ए डब्ल्यू या आई ए, और आई एम यहाँ जाएगी, तो दोनों 90 डिग्री के आसपास आएंगी, तो ये फेजर डायग्राम बन जाएगा। तो ये वाली जो मोटर है परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ये आजकल हर जगह यूज होती है, नॉर्मल केसेस में सब जगह, कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, कोई स्विच स्टार्टिंग स्विच नहीं है, ठीक है, बार बार स्विच ऑन ऑफ नहीं करना, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, पावर फैक्टर इसका बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, और अच्छा टॉर्क ठीक ठाक मिल जाता है यहाँ पे। स्टार्टिंग टॉर्क लेकिन बहुत ज्यादा चाहिए, तो आपको कैपेसिटर की वैल्यू ज्यादा चाहिए, वो इसी केस में दिखाई देगा, ठीक है। तो चाहो तो अगर आप किसी पर्टिकुलर मोटर से स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा लेना है, किसी किसी ने ये काम किया होगा, जैसे घर वाला फैन है, लोग कहते हैं कि 2.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगना चाहिए, कुछ लोग क्या करते हैं 2.5 के दो पैरेलल में लगा देते हैं, ठीक है, तो वो होता है 5 माइक्रोफेरेड। तो पंखा पहले चल रहा होता है 300 आरपीएम पे, तो अगली बार चलने लगता है 400 आरपीएम पे एकदम बहुत तेजी से, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होगा तो मतलब मेन वाइंडिंग करंट भी ज्यादा ड्रॉ करेगी आपकी, मतलब दोनों वाइंडिंग्स ज्यादा अगर पावर डिलीवर कर रही है तो करंट तो लेगी ना सप्लाई से मोटर, तो फिर क्या होगा, ज्यादा हीटिंग होगी, ज्यादा लॉसेस होंगे और जल्दी जल जाएगा फैन, ठीक है। तो कैपेसिटर जितना रिक्वायर्ड होता है ना उतना ही लगाना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटर बढ़ा के आप टॉर्क तो बढ़ा लोगे, ठीक है। सर ये तो कैपेसिटर्स में परमानेंट लगा है। हाँ तो परमानेंट बना है, कुछ लोग क्या करते हैं खराब हो जाता है तो दूसरा लाते हैं, बढ़ा के लाते हैं कि तेज चलेगा पंखा, जुगाड़बाजी करते हैं ना, हाँ। तो सर इलेक्ट्रोलिटिक जो कैपेसिटर ऐसे दो जो, लगाने से सर स्पीड बढ़ जाएगी सर? हाँ बढ़ जाएगी, देख लो बढ़ा के। नॉर्मली सर होता क्या है ना कि बढ़ करंट जो जाती है है सर। बढ़ जाएगी, क्योंकि करंट बढ़ जाएगा ना आपका, आप देखो सोच के, क्योंकि एक्स आर एक्स सी माइनस एक्स आर होती है ना, सॉरी, एक्स एक्स रिएक्टिव माइनस, मतलब एक्स एल माइनस एक्स सी होती है ना नेट रिएक्टेंस, और कैपेसिटेंस बढ़ाओगे तो एक्स सी घट जाएगी, नहीं घट जाएगी, एक्स सी वन अपॉन ओमेगा सी है, यस तो सर। सी बढ़ाने से एक्स सी घट जाएगी, तो इफेक्टिव रिएक्टेंस क्या हो रही है, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, करंट बढ़ानी है ना, करंट बढ़ रही है और आपका एंगल बढ़ रहा है, ठीक है, नॉर्मल केस में ये है, वोल्टेज है, ये मेन वाइंडिंग की करंट है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू के ऊपर ये दो वाइंडिंग की करंट का एंगल डिपेंड करता है, तो ये एंगल जितना 90 डिग्री के आसपास होगा और ये वैल्यू जितनी एक दूसरे के आसपास होंगी, आई एम और आई ए की, ठीक है। तो कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाने से नॉर्मली आई ए की वैल्यू आई एम के कंपेरेबल भी हो जाती है और ये एंगल शिफ्ट भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट केस में 90 डिग्री नहीं रहता है, ठीक है, ये है केस, तो यही है, तो ये चार तरीके हैं। तो तुमको पता चल गया ना कितने मेथड्स हैं सिंक्रोनस इसको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के, चार हो गए, कौन कौन से, एक और होता है बहुत सिंपल सा जिसको बोलते हैं शेडेड पोल मोटर, वो बहुत छोटी मोटर्स में होता है, पांचवा शेडेड पोल मोटर्स, शेडेड पोल मोटर्स, शेडेड पोल मोटर में क्या होता है, नॉर्मली वो उस केस में होगा जब आपके कंसेंट्रिक पोल्स बने हों, मतलब कंसेंट्रेटेड पोल्स बने हों, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो, ठीक है। ये जो आपकी एसी वाइंडिंग होती है जो सिंगल वाइंडिंग ही होगी, ठीक है, इस तरह से, और इस पे पूरा वोल्टेज लगाओगे, ठीक है, तो ये आपकी एसी वोल्टेज लगाओगे,
और अंदर आपका क्या रहेगा, वही जो रहता है, केज रोटर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह की वाइंडिंग में क्या होगा, कैसे स्टार्टिंग हो जाएगी, इससे इससे ऐसे स्टार्टिंग हो जाएगी। इसमें हमने एक गैप दिया है पोल के अंदर, ये देख रहे हो, यहाँ गैप दे दिया और ये पोल को थोड़ा सा काट दिया और इस पोल पे एक रिंग पहना देते हैं, यहाँ पे रिंग पहना देते हैं एक पोल पे। ठीक है, एंड रिंग। तो अब बताओ, इस रिंग में ईएमएफ पैदा होगा और वो ईएमएफ से करंट पैदा होगा, उससे मेन फ्लक्स पैदा होगा। तो वो क्या करेगा, इस फ्लक्स को अपोज करेगा, इस फ्लक्स को, मेन फ्लक्स को, इस वाले को जो इस पोल में से निकल रहा होगा थोड़ा सा फ्लक्स, तो उस फ्लक्स को अपोज करेगा। तो ये वाला फ्लक्स जो मेन फ्लक्स हो गया फाई मेन, और एक शेडेड पोल का फ्लक्स हो गया फाई शेडेड, दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल हो जाएगा। ये शेडेड फ्लक्स हो गया, यहाँ पे फाई एस यहाँ निकलेगा और फाई मेन यहाँ से निकलेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये शेडेड फ्लक्स हो गया। तो फाई मेन और फाई शेडेड जो है एक दूसरे से कुछ एंगल पे लैग कर जाते हैं। मतलब फाई शेडेड जो होगा लैग करेगा, ओबियस केस है। किसके कारण से इफेक्ट में आ रहा है, किसके कारण पैदा होता है, फाई एम के, मेन फ्लक्स के। तो मेन फ्लक्स को ये लैग कर जाएगा, इसीलिए क्योंकि हमने क्या लगा दिया, एक एंड शॉर्टेड रिंग चढ़ा दिया उस पर। ठीक है, तो शेडेड पोल, तो इस तरह से पार्शियल ऑफ द पोल को हम शेड कर दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए रिंग। तो उस रिंग की वजह से जो फ्लक्स है इसमें लैग कर जाएगा, तो लैगिंग, तो दो फ्लक्स और दोनों के बीच में कुछ एंगल। ठीक है, फाई एस और फाई एम, तो दो फ्लक्स और दोनों के बीच में कुछ एंगल, तो कुछ ना कुछ हल्का सा स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाता है। तो उस केस में मोटर आपकी स्टार्ट हो जाएगी। पर ये जो होती है शेडेड पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ये बहुत लो वैल्यू की होती हैं, बहुत ही लो वैल्यू की, और टॉर्क बहुत कम डेवलप करती हैं, बहुत कम टॉर्क डेवलप करती हैं। ठीक है, सिंगल फेज शेडेड पोल मोटर। ठीक है, तो ये आपकी सिंगल फेज शेडेड पोल मोटर की कहानी हो गई। ठीक है, तो ये आपके स्टार्टिंग मेथड्स हो गए। सम अप करो, कौन कौन से हैं, क्या क्या करते हैं, बताओ आदित्य। सर स्टार्टिंग से हाँ, कौन कौन से स्टार्टिंग मेथड्स हो गए। पहले तो हो गया स्प्लिट फेज मोटर, जिसमें कि सर हम क्या करते हैं, एक मेन वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग लेते हैं। तो उसमें करना क्या रहता है कि जैसे कि हमारा x/r रेशियो मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में थोड़ा डिफर रहता है, तो हमें उसको थोड़ा सेम लाना रहता है। लेकिन क्या होता है कि प्योरली रजिस्टिव और इंडक्टिव बना नहीं नहीं लाना सकते। रहता है, अलग ही लाना रहता है, पर इतना अलग तो नहीं ला सकते, तो जितना पॉसिबल हो सकता है उतना अलग करते हैं। ठीक है, हाँ। सेम रहेगा तो फिर एक ही फेज में आ जाएंगी ना दोनों करंट। हम्म। सेम हाँ, रहेगा एक्स वाई सेम रहेगा तो दोनों तो एक ही फेज में आ जाएंगे, मोटर चल नहीं पाएगा। हाँ, तो हमें क्या करना है, हाँ, थोड़ा तो उसको थोड़ा, हाँ, रेजिस्टेंस किसी में लेकिन बढ़ा देंगे, किसी में घटा देंगे। एक्स के साथ ज्यादा खिलवाड़ कर नहीं सकते। ठीक है, रेजिस्टेंस बड़ा घटा के हम क्या कर लेते हैं कि थोड़ा सा फेज डिफरेंस मिल जाए दोनों फ्लक्स के बीच में, तो कुछ ना कुछ स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाता है। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद उसकी एक वजह से जितना सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाएंगे, तो किसी पर्टिकुलर स्पीड को पहुंचने पर स्विच ओपन हो जाए एक वाइंडिंग से, तो मेन वाइंडिंग दूसरी होती है जो कि इफेक्टिव ज्यादा रहती है। फिर आपकी कौन सी हाँ, होती है, कैपेसिटर फिर स्टार्ट आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर स्टार्ट दो मोटर। तो कैपेसिटर उसमें क्या पैरेलल कर, में लगाएंगे, एक में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा देंगे। ठीक है, और एक होती है हाँ, खाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, इसमें कैपेसिटर केवल स्टार्ट करने में काम में आएगा, बाद में हटा दिया जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर की वीआर एंड टीआर ज्यादा होती है, तो कैपेसिटर अगर ना चलाएं तो मोटर की स्टेबिलिटी और मोटर ज्यादा चलेगी। ये कोशिश की जा सकती है। नॉर्मली कैपेसिटर जो अच्छे कैपेसिटर होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट वाले होते हैं, पर उनकी लाइफ बहुत कम होती है। तो पेपर कैपेसिटर होते हैं वो उतनी कैपेसिटेंस दे नहीं पाते हैं। ठीक है, समझ में आई हाँ बात। सर। पेपर कैपेसिटर्स होते हैं जो नॉर्मली फैन में लगते हैं, इनमें माइक्रोफेरेड में होती है, मतलब बहुत कम, 1.5 2 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर आते हैं, तो ढंग की कैपेसिटेंस नहीं मिलती। इसमें ज्यादा अच्छी मिलती है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो बड़े आते हैं, पर वही है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की लाइफ कम होती है। तो कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन अगर मोटर है तो उसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग में कौन सा कैपेसिटर यूज करेंगे, जिसकी लाइफ कम हो। इलेक्ट्रोलाइट स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली जो लगा है वो कैसा लगेंगे, यूज करेंगे पेपर कैपेसिटर। ठीक है, पेपर, तो जो हमारे, अब बताओ, ये जो फैन है इसमें परमानेंटली कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कौन सा लगा होगा, इलेक्ट्रोलाइट या पेपर वाला कौन सा लगा, पेपर पेपर की लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोलाइट की बहुत जल्दी खराब हो जाता है। ये यस। परमानेंटली जो लगा हुआ है। शेडेड पोल मोटर में क्या होता है, पार्ट ऑफ द पोल को, पहली चीज तो बाइंडिंग कैसी होगी, कंसंट्रेटेड, और पार्ट ऑफ द पोल पे हम क्या चढ़ा देंगे, एक शॉर्टेड रिंग चढ़ा देंगे। तो वो रिंग क्या है, उस रिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसमें करंट पैदा होगी। तो उस रिंग का फ्लक्स, जो पार्शियल फ्लक्स उधर से पास हो रहा होगा शेडेड पोल को, उसको अपोज करेगा।
इस अपोजिशन के कारण से जो शेडेड पोल का फ्लक्स है वो मेन पोल फ्लक्स को लैग करने लगेगा। तो दो फ्लक्स जो है वो रोटर को लिंक कर रहे हैं इस बार, और दोनों फ्लक्स किसी एंगल पे हैं, तो अगेन आपको स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाएगा। दो फ्लक्स 90 डिग्री पे हो तो सबसे ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है, लेकिन किसी भी एंगल पे हो तो थोड़ा बहुत आपका रोटेट करने वाला टॉर्क मिल जाता है। ठीक है, आता ही समझ में? तो ये आपकी सारी स्टार्टिंग मेथड्स हो गए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के। अब इसकी थोड़ी सी एनालिसिस बता दें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। इक्विवेलेंट सर्किट, तो इक्विवेलेंट सर्किट वैसा ही रहता है इसका नॉर्मल केस में। आपका मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, जिसको कि स्टेटर वाइंडिंग R1 लिख लो या R1M लिख लो, मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, मेन वाइंडिंग की रिएक्टेंस X1M लिख लेते हैं। ठीक है, अब शंट ब्रांच आ गई, तो शंट ब्रांच में इसमें हम केवल XM दिखाते हैं, XC क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि XC जो लॉसेज हैं फिक्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि वो उसके साथ रख देंगे, किसके? फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस के साथ। तो RC यहां नहीं दिखाते हैं, RC किस में दिखाएंगे? और रोटर में क्या रहेगा? रोटर में आपका वही रहेगा, स्टार्टिंग में क्या रहेगा? रोटर का रेजिस्टेंस R2 रहेगा, R2/S या R2 रहेगा स्टार्टिंग में, और ये कितना रहेगा दूसरा? रिएक्टेंस क्या लिखते हैं? सॉरी, रिएक्टेंस होती है X2 डैश और ये R2 डैश। ठीक है, और ये XM ये होता, कोई दिक्कत नहीं है, RC ये होता है। यही तो होगा इक्विवेलेंट सर्किट इंडक्शन मोटर का, सिंगल अभी वाइंडिंग ये की कौन बात लगा? है। अभी क्या सर वो रहेगा? R2-2 - S। वो लगेगा, रुक जाओ लगा रहे हैं पहले। स्टार्टिंग में ऐसा ही तो बनेगा ये सर्किट, स्टार्टिंग में सर। S1 होती है ना, होती है S1 होती है ना स्टार्टिंग में, यस सर। S होता, यही तो होता था। तो ये होगा E। तो अगर हम इन दोनों को आधा आधा कर दें, इसको ऐसे लिख लें इस तरह से, ऐसे ही सपने आ रहे हैं, हम अलग अलग कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, R1M और इसको हमने क्या कर लिया? X1M, और हम RC को हटा दे रहे हैं, RC नहीं लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि RC नहीं होता है, ठीक है, कोर लॉसेस होते हैं। तो कोर लॉस की जो एनालिसिस है वो अभी इक्विवेलेंट सर्किट में ना करके हम कहाँ करेंगे? कांस्टेंट लॉसेस के साथ लगा देते हैं कोर लॉसेस को। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कोर लॉसेस बहुत ज्यादा, क्योंकि नॉर्मली नियर टू फुल लोड वोल्टेज ऑपरेट करती है इंडक्शन मोटर, ठीक है, सिंगल फेज वाली। तो सारे जो लॉसेस होते हैं उनको हम क्या क्या मान के चलते हैं? कांस्टेंट मान के चलते हैं, फ्रिक्शन एंड विंडेज को और कोर लॉस को। वेरिएबल लॉस किसको मान के चलते हैं? जो R2 में और R1M में होंगे। ठीक है, अब रोटर साइड हम दो तरह के EMF हैं, तो इसको दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। X1M को भी दो पार्ट में तोड़, XM को हमने दो पार्ट में तोड़ लिया, एक तो XM/2 और दूसरा XM/2। एक फॉरवर्ड EMF मान लिया, एक बैकवर्ड EMF मान लिया। जो टोटल इंड्यूस्ड EMF था E2, तो इसको एक को लिख दिया E2F और एक को लिख दिया E2B बैकवर्ड EMF। ठीक है, दो पार्ट में तोड़ लिया EMF को। ठीक है, क्योंकि दो तरह के फ्लक्स हैं तो दो EMF पैदा होंगे नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? यस सर। दो तरह यस के सर। फ्लक्स हैं ऐसे ही स्टार्टिंग में, लेकिन देखना क्यों ये दोनों इकट्ठे लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको भी हम सीरीज में दो पार्ट में तोड़ देते हैं, इसको लिखेंगे X2-2 और इसको भी हम लिखेंगे दूसरे में X2-2। यहां पे लिख देंगे R2-2S और यहां क्या लिखेंगे? 2 - S। वेरी गुड, यही चीज बस, R2-2S और दूसरी जगह लिखेंगे R2-2 इंटू 2 - S। दूसरी जगह बैकवर्ड स्लिप लिखेंगे, बस ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया उसका। ठीक है, टोटल V1 अप्लाइड वोल्टेज यहां आ गया आपका, टोटल मोटर करंट जो ड्रॉ कर रही है वो यहां आ गई I1। ठीक है, समझ में आई? और ये टोटल या I1M मोटर में जाने वाली करंट को, ठीक है, I1 या I1M लिख दिया, तो ये टोटल इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अब स्टार्टिंग में अगर देखोगे तो स्टार्टिंग में बैकवर्ड और फॉरवर्ड EMF एक जैसे होंगे, अलग अलग? रोटर तो घूम नहीं रहा है, तो दोनों तरफ के फॉरवर्ड फ्लक्स और बैकवर्ड फ्लक्स सेम रेट से कट करेंगे रोटर कंडक्टर्स को, या अलग अलग रेट से? सेम से ना। सेम रेट से, अपोजिट Same डायरेक्शन to में, तो EMF सेम रहेगा ना। ठीक है, सेम EMF रहेगा। और देखो स्लिप क्या होगी दोनों केस में? फॉरवर्ड Same स्लिप होगी। कितनी होगी स्टार्टिंग
केस में एसएफ कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। और बैकवर्ड स्लिप क्या होती है, 2 माइनस एसएफ, तो क्या हो जाएगी, बैकवर्ड स्लिप भी उस केस में क्या होगी, 1 होगी। अब जैसे जैसे मोटर स्टार्ट होगी ये वाली स्लिप क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। स्टार्टिंग स्लिप क्या हो जाएगी, ये वाली स्लिप, फॉरवर्ड स्लिप घटती चली जाएगी फॉरवर्ड फ्लक्स की डायरेक्शन में। बैकवर्ड स्लिप क्या हो जाएगी, 2 1 माइनस से ज्यादा होती जाएगी। एक से ज्यादा रहेगी। तो उस हिसाब से हमें दो पार्ट में रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, एक्शन सबको 2 पार्ट में तोड़ देगा, क्योंकि 2 ईएमएफ आ रहे हैं और दोनों मिला के टोटल ईएमएफ रोटर का बनेगा, ठीक है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, ठीक है। आई बात समझ में, ये इक्विवेलेंट सर्किट। अब एनालिसिस करनी हो कि कितना गैप पावर है या कितना कौन सा पावर है, तो टोटल ईएमएफ की बात करें, रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 डैश कितना होगा, E2F वेक्टर फेजर प्लस E2B फेजर, बैकवर्ड ईएमएफ, बैकवर्ड फ्लक्स का ईएमएफ प्लस किसी भी कंडीशन में, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसकी इक्विवेलेंट इंपीडेंस को हम क्या मान लेते हैं, अलग अलग दोनों की इक्विवेलेंट इंपीडेंस को, इस वाली इक्विवेलेंट इंपीडेंस को, इसको हम लिख लेंगे ZF, और इस वाली टोटल, ठीक है, ये पूरी की पूरी, और इस पूरी इक्विवेलेंट इंपीडेंस को हम क्या लिख लेंगे, ZB लिख लेंगे। तो ZF क्या हो गया, यहां से देखो, ZF विल बी XM/2 इन पैरेलल विद X2-2 प्लस R2-2S, ठीक है, ये हो जाएगी फॉरवर्ड ZF, ठीक है, इक्विवेलेंट इंपीडेंस, ठीक है, फॉरवर्ड फ्लक्स की। सिमिलरली बैकवर्ड फ्लक्स की इक्विवेलेंट इंपीडेंस क्या लिखी जाएगी, XM/2 इन पैरेलल विद R2-2 into 2 minus S प्लस X2-2, ये इक्विवेलेंट इंपीडेंस हो जाएगी ZB। तो अब आपका इक्विवेलेंट सर्किट यहां से क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट थोड़ा सा अगर चेंज किया जाए, S इंक्लूडेड है, ध्यान रखना, S इंक्लूडेड है इस फॉर्मूले में, तो ZB को हम लिख सकते हैं, ZB किस तरह का आएगा, नेचर क्या होगा, कैपेसिटिव होगा या इंडक्टिव, ZB का और ZF का, जरा देख के बताओ। ओवरऑल जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो है नहीं कहीं भी, ZB में और ZF में कहीं कोई XC है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो है नहीं। नो नेट सर। जो इक्विवेलेंट इंपीडेंस होगी ZB की आ जाएगी RB प्लस J टाइम्स XB, इक्विवेलेंट सॉल्व करने पे, ठीक है, इस फॉर्मेट में आएगी। और ये किस फॉर्मेट में आएगी, ये आएगी RF प्लस J टाइम्स XF। तो इक्विवेलेंट अगर इस सर्किट बना के देखें तो इस तरह का इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा आपका, ये R1M हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका X1M, और फिर रोटर साइड में 2 ब्रांचेस बनेंगी, एक फॉरवर्ड इंपीडेंस की, तो फॉरवर्ड इंपीडेंस हमारी हो गई RF J टाइम्स XF, ठीक है, J लगा देते हैं X के आगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहां से यहां तक का EMF क्या लिख रहे थे हम, E2F, ठीक है। ऐसे ही यहां से नीचे की ब्रांच को हम लिखेंगे RB, और इसको लिखेंगे J टाइम्स XB, ठीक है। और टोटल करंट अब ब्रांच में कितनी जा रही है, पूरी सीरीज ब्रांच बनानी है हमने इक्विवेलेंट, तो इसमें हम करंट बोल देंगे I1 या I1M, और अप्लाइड वोल्टेज V1 मेन वाइंडिंग, और ये सारी मेन वाइंडिंग पे हो रही है एनालिसिस, सिंगल वाइंडिंग पे, ठीक है। और यहां से नीचे का वोल्टेज क्या कहलाएगा, बताओ। E2B सर। हाँ, तो यहां से नीचे का वोल्टेज हो जाएगा आपका E2B। तो ये दोनों ब्रांच में जाने वाली आपको करंट मिल गई, ठीक है। अब एक बात बताओ, IM स्क्वायर RF ये क्या हुई, और ये बताओ ये क्या हुई, IM स्क्वायर RB क्या हुई, देखो जरा। सबसे पहले ये सर्किट देखो जो कंबाइंड टोटल इक्विवेलेंट सर्किट बना है। टोटल इक्विवेलेंट सर्किट में स्टेटर का रेजिस्टेंस है, वहां पे पावर कंज्यूम होगी, स्टेटर के बाद जो भी पावर जाती है कंज्यूम होने के बाद, निकलने के बाद, वो पावर कहां जाती है, टोटल पावर
रोटर साइड पे सर। रोटर में इसको क्या बोलते हैं? गैप पावर। जो पावर जाती है गैप इसको क्या पावर। बोलते हैं? गैप पावर। गैप पावर। तो अब ये बताओ, इस पूरी पैरेलल ब्रांच में ऊपर नीचे वाली दोनों में पावर कौन से रेजिस्टेंस में कंज्यूम हो रही होगी? केवल R2 डैश बाई 2s और R2 डैश बाई 2 दोनों में ही तो कंज्यूम हो रही होगी। पावर कंज्यूम किस में होती है? रेजिस्टेंस में ही तो होती है, किसी और में तो नहीं हो सकती, एक्स में तो कंज्यूम नहीं हो सकती। ये तो पता ही होगा। यस रियल सर। पावर, रियल पावर कंज्यूम होगी वो केवल रेजिस्टेंस में कंज्यूम होगी और किसी में नहीं होगी। ठीक है, तो R2 डैश बाई 2s में कंज्यूम होने वाली पावर कौन सी पावर हो गई? फॉरवर्ड फील्ड की गैप पावर। और R2 डैश बाई 2 इंटू 2 माइनस s में कंज्यूम होने वाली कौन सी पावर हो गई? बैकवर्ड। बैकवर्ड फील्ड की गैप पावर। अब हमने चाहे सर्किट चेंज कर दिया हो, सर्किट चेंज कर दिया तो ये सर्किट आ गया। सर्किट चेंज ही तो किया है, मैथमेटिकली तो चेंज किया है। तो इसमें रजिस्टिव पार्ट कौन सा है? RF। तो RF में कंज्यूम होने वाली पावर को हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड गैप गैप पावर। फॉरवर्ड फील्ड की गैप पावर। और RB में कंज्यूम होने वाली पावर को क्या बोलेंगे? बैकवर्ड फील्ड की गैप पावर। रोटर या रोटर पावर इनपुट फॉर बैकवर्ड फील्ड, रोटर पावर इनपुट फॉर फॉरवर्ड फील्ड। ठीक है, तो ये जो क्या हो गई, ये हो गई PGF और ये हो गई PGB। आई बात समझ में? तो ये जो हमने जो सीरीज सर्किट निकाले वो केवल कैलकुलेशन आसान करने के लिए निकाले थे। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट बनाए ना, मतलब इक्विवेलेंट इंपीडेंस ZF और ZB निकाली है, वो केवल और केवल यही कैलकुलेशन आसान करने के लिए निकाली। ठीक है, तो जो PGF रहेगी वो क्या करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करेगी रोटर को। और PGB जो रहेगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करेगी। तो नेट गैप पावर कितनी हो गई? नेट गैप पावर और 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 रोटर इनपुट पावर। रोटर इनपुट पावर कितनी हो गई? वो हो गई PGF माइनस PGB विच इज कॉल्ड PG। ठीक है, अगर एनालिसिस करने को आएगा सिंगल फेज मोटर तो पूरा हम इक्विवेलेंट दोनों का फॉरवर्ड का इंपीडेंस फॉर्मेट में लिख लेंगे, मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में निकाल लेंगे उसको। और रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैलकुलेटर से बैकवर्ड फील्ड का इंपीडेंस निकालेंगे। दोनों में जो रियल वाला पार्ट होगा वो RF और RB कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, तो उसको IM स्क्वायर टोटल करंट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फॉरवर्ड फील्ड की गैप पावर आ जाएगी और दूसरी बैकवर्ड फील्ड की गैप पावर आ जाएगी। अगर टॉर्क की फॉरवर्ड फील्ड का टॉर्क निकालना चाहें तो वो क्या होगा? फॉरवर्ड फील्ड का टॉर्क हो जाएगा आपका PGF अपॉन ओमेगा S। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? जो भी हो गया IM स्क्वायर RF अपॉन ओमेगा S हो गया। ऐसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन में जो टॉर्क लग रहा होगा वो कितना हो जाएगा? PGB अपॉन ओमेगा एस। RB ओवर ओमेगा S। और नेट टॉर्क क्या होगा दोनों का? हमने कैरेक्टरिस्टिक्स से देख चुके हैं पीछे ही। ये कैरेक्टरिस्टिक्स से नेट टॉर्क क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो फॉरवर्ड टॉर्क माइनस दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस नेट टॉर्क जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप्ड कितना हो जाएगा? टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या टी इंड्यूस टॉर्क कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क TF माइनस ये टॉर्क F फॉरवर्ड माइनस टॉर्क बैकवर्ड, एंड विच इज नथिंग बट PG अपॉन ओमेगा S, और इट कैन बी रिटन एज IM स्क्वायर अपॉन ओमेगा S इंटू RF माइनस RB। ठीक है, इंड्यूस टॉर्क टोटल इतना आ जाएगा। ठीक है, अब रोटर कॉपर लॉसेस की बात करें तो रोटर कॉपर लॉसेस क्या होते हैं बताओ? स्लिप इनटू PG सर। यस, वेरी गुड। ठीक है, and rotor copper losses are rotor
कॉपर लॉसेज आर, रोटर कॉपर लॉसेज क्या होते हैं? FPG। पीआरसी। तो पीआरसी हो गए, पीआरसी क्या हुए? ये रोटर कॉपर लॉसेस, ये हुए आपके रोटर कॉपर लॉसेस पीआरसी एफ प्लस पीआरसी बी। पीआरसी रोटर कॉपर लॉसेस ड्यू टू फॉरवर्ड फील्ड, रोटर कॉपर लॉसेस ड्यू टू बैकवर्ड फील्ड। एंड ये होते क्या है दोनों? एस टाइम्स एयर गैप पावर पीजी, एस टाइम्स एयर गैप पावर पीजी, ठीक है, एस टाइम्स एयर गैप पावर पीजी, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो पी आर सी एफ क्या हो गए? एस टाइम्स पीजीएफ हो गए। फॉरवर्ड फील्ड के रोटर कॉपर लॉसेस ये हो गए, बैकवर्ड फील्ड के रोटर कॉपर लॉसेस पीआरसी बी कितने हो गए? 2 minus S 2 2 माइनस एस इंटू पीजी। वेरी गुड, ठीक है। तो टोटल कॉपर लॉसेस पीआरसी कितने हो गए? एस इंटू पीजीएफ प्लस 2 माइनस एस इंटू पीजी। अगर करंट के टर्म्स में इसको लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? एस इंटू पीजीएफ इज आई एम स्क्वायर आर एफ प्लस 2 माइनस एस इंटू 2 इंटू आई एम स्क्वायर आर बी माइनस 2 इंटू आई एम स्क्वायर आर बी एस। ये हो जाएगा एस इंटू, ठीक है, एस हो जाएगा, ठीक है। तो एस कॉमन ले लेंगे और आई एम स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। एस इंटू आई एम स्क्वायर आर एफ माइनस आर बी प्लस 2 आई एम स्क्वायर आर बी, ठीक है। ये हो जाएंगे टोटल रोटर कॉपर लॉसेस, ठीक है। गैप पावर्स का डिफरेंस हो गया स्लिप टाइम्स पे, स्लिप टाइम्स पे गैप पावर का डिफरेंस हो गया इनटू 2 टाइम्स समथिंग हो गया, ठीक है। और मैकेनिकल पावर क्या हो गई? 1 minus SPG। 1 माइनस एस इंटू पीजी, लेकिन ठीक है। पी मैकेनिकल इज P mechanical is ओमेगा आर इंटू टॉर्क, ठीक है। टॉर्क कितना डेवलप हुआ है तुमने निकाल ही लिया। टॉर्क अगर है और किसी स्पीड पे मोटर रोटेट कर रही है तो मैकेनिकल पावर आउटपुट मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी? याद करो क्या लिख रहे थे टॉर्क का फॉर्मूला पिछले चैप्टर में, थ्री फेज आईएम में। थ्री फेज आईएम में आपने लिखा था टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? पीजी अपॉन ओमेगा एस था या फिर पीएम अपॉन ओमेगा आर था। ओमेगा आर इंटू टॉर्क कर देंगे तो पी मैकेनिकल मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? ठीक है, ठीक है। या फिर ठीक है पी मैकेनिकल को ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस एस इंटू पीजी, ठीक है। 1 माइनस एस इंटू पीजी क्या होती है? ओमेगा एस इंटू टॉर्क, ठीक है। ये भी होती है नहीं होती है? पीजी होती है यही, यस सर। एस इंटू पीजी हो गई ये, या फिर 1 माइनस एस इंटू जो चाहो वैसे कर लेना इसको, पीजी एफ माइनस पीजी बी हो जाएगी, जो भी हो जाती है। जितने चाहो उतने फॉर्मूले लिखे जा सकते हैं। पी मैकेनिकल क्या हो गया आपका? ठीक है, आई एम स्क्वायर इंटू आर एफ माइनस आर बी, और क्या था मल्टीप्लाई में इसके? 1 माइनस एस हो गया, ठीक है। तो ये मैकेनिकल पावर अगर रेजिस्टेंस जो इफेक्टिव आए उनके टर्म्स में लिखनी है मतलब। अब शाफ्ट पावर आउटपुट की बात करें या पी आउटपुट पावर कितनी होती है? पी टोटल, पी मैकेनिकल, मैकेनिकल में से कौन से माइनस नहीं किए थे इस बार? कोर लॉसेस नहीं कंसीडर किए, तो कोर लॉस और माइनस कर दो, और क्या माइनस कर दें? एफ एंड डब्ल्यू लॉस, ठीक है। फ्रिक्शन एंड कंसीडर ही नहीं किए। और कोई अगर इधर उधर के फर्जी लॉसेस हैं, स्ट्रे लॉसेस, तो वो भी माइनस किए जा सकते हैं, स्ट्रे लॉसेस, ठीक है। बात आई समझ में? तो रोटेशनल लॉसेस इन सबको तीनों को मिला के हम इस बार के इसमें डाल रहे हैं, इन तीनों को मिला के हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इन सबको मिला के यहाँ पे लिख दे रहे हैं इनको
स्ट्रे लॉसेस, फ्रिक्शन विंडेज और कोर लॉसेस, ये सब मिला के हो गए पी रोटेशनल। पी रोटेशनल तो फॉर्मूला पी आउट हो गया, पी मैकेनिकल माइनस पी रोटेशनल। तो ज्यादातर क्वेश्चन में आपको रोटेशनल लॉस दे देगा, ठीक है। तो रोटेशनल लॉसेस में इस बार कोर लॉस को डाल दिया है कि अलग से नहीं कंसीडर किया, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट सर्किट के पैरामीटर निकालोगे कैसे, कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे इक्विवेलेंट सर्किट के पैरामीटर? तो इसमें भी आपका ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है और दूसरा होता है आपका नो लोड टेस्ट, ठीक है। कौन कौन से टेस्ट होते हैं इसमें भी? बीआर टेस्ट और नो लोड टेस्ट, ठीक है। तो बीआर टेस्ट देख लेते हैं। ब्लॉक रोटर टेस्ट में क्या करोगे, रोटर को क्या कर देंगे परफेक्टली, क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, रोटर ब्लॉक, ठीक है। रोटर ब्लॉक कर दिया। इवन ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, सिंगल वाइंडिंग पे आप पूरा वोल्टेज अप्लाई नहीं करोगे, सिंगल वाइंडिंग पे वोल्टेज अप्लाई करोगे तो मोटर घूम जाएगी क्या? सर आदित्य माइक सही कर लो सर, आवाज सही से नहीं आ रही, आदित्य माइक की आवाज आ रही। आदित्य बंद कर लो अपना, ठीक है। हाँ अब बताओ, ब्लॉक रोटर टेस्ट में रोटर ब्लॉक करने, अगर सिंगल वाइंडिंग पे एनालिसिस करनी है हमको, ठीक है, सारी की सारी, दो वाइंडिंग पे तो करनी नहीं है, तो ब्लॉक रोटर टेस्ट में रोटर पकड़ने की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर, नो स्टार्टिंग टॉर्क ही नहीं क्योंकि हम स्टार्टिंग टॉर्क देंगे ही नहीं, यस सर। ठीक है। तो हमने क्या किया, रोटर घूम ही नहीं रहा है, ठीक है। जब रोटर घूमेगा ही नहीं, पर रोटर में ईएमएफ वगैरह सब कुछ इंड्यूस तो होगा ना, यस होगा सर। या नहीं होगा? सब कुछ होगा, ठीक है। क्योंकि फ्लक्स है, फ्लक्स पल्सेट करेगा, उसका ईएमएफ रोटर में भी इंड्यूस होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो अब उस कंडीशन में इक्विवेलेंट सर्किट कैसे परिवर्तित हो जाएगा आपका? R1M रहेगा ही पिक्चर में, ठीक है। X1M रहेगा, तो जो सिंगल फेज मोटर है उसको आपने सप्लाई देनी है बस एक वाइंडिंग को, ठीक है। और इस हिसाब से देनी है वाइंडिंग को। ब्लॉक रोटर में करंट ज्यादा ड्रॉ करती है मशीन, ठीक है। तो आपने क्या देख के सप्लाई देनी है, वोल्टेज क्या देख के बढ़ाना है, करंट देख के, ठीक है। शॉर्ट सर्किट या ब्लॉक रोटर कोई भी चीज करेंगे तो पहले अमीटर देखेंगे, अमीटर देखेंगे कि मशीन की नेम प्लेट रेटिंग से करंट ज्यादा ना हो जाए। तो पहले पता कर लेंगे कि मशीन की नेम प्लेट से उसकी रेटेड करंट कितनी है, ठीक है। अगर 1.5 एम्पियर या 2 एम्पियर करंट है या 5 एम्पियर रेटिंग की करंट है, रेटिंग की मशीन है, तो 5 एम्पियर तक करंट जाने देंगे, वोल्टेज इतना देंगे, उसके बाद चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वोल्टेज जो है रेटेड से काफी कम जा रहा है ब्लॉक रोटर कंडीशन, ठीक है, ठीक है। बात आया, सीक्वेंस समझ आई? यस सर। ठीक है। और अप्लाइड वोल्टेज काफी कम होता है ब्लॉक रोटर के केस में। स्लिंग ब्लॉक रोटर में 1 हो तो जाएगा। R2 डैश बाई S, और स्टार्टिंग में ये सब कुछ तो सीरीज में रहती है ना, इधर वाली ब्रांच, दोनों ब्रांचें अपनी अपनी सीरीज में रहती हैं, तो ये नेट XM रहती है और इधर क्या होती है, दोनों बराबर रहता है ना स्टार्टिंग में, फॉरवर्ड बैकवर्ड का सारा हिसाब किताब, ठीक है। तो ये हो जाएगी X2 डैश और ये हो जाएगी R2 डैश अपॉन S नहीं रहेगा, S1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्टार्टिंग में। अब स्टार्टिंग में ये वाली ब्रांच शंट ब्रांच है, नेग्लेक्ट कर दी जाती है क्योंकि कम वोल्टेज पे पूरी करंट इसमें फ्लो हो जाती है रोटर साइड, ठीक है, सारी की सारी। तो ये मेन करंट फ्लो होती है इधर, शंट ब्रांच में करंट बहुत कम जाती है, तो इसीलिए उसको शंट ब्रांच को क्या कर दिया जाता है, स्टार्ट ब्लॉक रोटर टेस्ट में XM को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। XM इज हाई एंड करंट in XM is very low as compared to series branch current, branch current, hence करंट इन XM इज वेरी लो, क्योंकि XM क्या होता है, हाई होती है, सेंटर ब्रांच पैरामीटर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो S इज इक्वल टू 1 के केस में स्टार्टिंग में हम सेंटर ब्रांच को नेग्लेक्ट करके एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ये सब एनालिसिस जो हो जाती है अप्रोक्सीमेट होती है, आइडियल नहीं होती है। XM इज इक्वल टू इंफिनिटी मान लो या लार्ज मान लेते हो, तो इन सबके कंपैरिजन में ये लार्ज है,
तो जितना भी वोल्टेज अप्लाई कर रहा है उससे एक्सएम में इतनी करंट फ्लो नहीं होती जितनी की इन सब में फ्लो होती है। तो जो मेन एनालिसिस होती है वो सीरीज ब्रांच की होती है, सीरीज ब्रांच करंट। तो आपकी रेटिंग क्या आएंगी, वॉट मीटर। अब इसमें सिंगल ही वॉट मीटर लगेगा, 2 वॉट मीटर नहीं लगाने की जरूरत है। तो डब्ल्यू बी आर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी आर हो जाएगा बी बी आर आई बी आर इंटू कॉस 5 BR, ठीक है। और बी बी आर अपॉन, ठीक है, बी बी आर अपॉन आई बी आर क्या हो जाएगा, जेड बी आर हो जाएगा, जेड ब्लॉक रोटर, ठीक है। और यहां से इस पूरे से हमने वोल्ट मीटर में क्या रीड करेंगे, वोल्ट मीटर में हम ब्लॉक रोटर वोल्टेज, आई बी आर में अमीटर लगाने की जरूरत है वैसे ब्लॉक रोटर टेस्ट में, ये बताओ। नहीं सर, लेकिन सर देखोगे, उसमें रेटेड पे पहुंचाना देखोगे कैसे रेटेड करंट हो गई। यस सर, रेटेड तक पहुंचाना। ठीक है, तो अमीटर भी लगाना पड़ जाता है। यस सर। अमीटर, अगर आपको वोल्टेज रिकॉर्ड नहीं करना होता तो वोल्ट मीटर लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। आईबीआर, और पावर के लिए क्या करते हैं, पावर के लिए अमीटर डब्ल्यू बी आर रीडिंग आ जाती है, ठीक है। यहां से cos 5 निकल जाएगा इस वाली रीडिंग से, यस सर। cos 5 निकल जाएगा। तो टोटल R1 प्लस R2 डैश क्या हो जाएगा, जेड बी आर कॉस 5 BR, ठीक है। ये देखो, जेड को cos 5 BR आपने निकाल लिया, कैसे निकाल लोगे, डब्ल्यू बी आर को बी बी आर और आई बी आर से भाग कर देंगे, ठीक है। और बी बी आर को आई बी आर से भाग करेंगे तो जेड बी आर आएगा, और जेड बी आर इंटू cos 5 BR क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 डैश। तो बचा क्या, X1 प्लस X2 डैश बचा, तो वो क्या हो जाएगा, जेड बी आर इंटू साइन 5 BR। ये कैलकुलेशन कर लोगे तो आपके सीरीज पैरामीटर्स दोनों जुड़ के आएंगे, ठीक है, एकदम। एक्स R1 को R1 M लिख रहे हैं यहाँ पे मेन वाइंडिंग का, और X1 को X1 M लिख रहे हैं, ठीक है। तो X1 M और R1 M को, ठीक है, Z को कैसे, और R1 M कैसे मेजर कर लेते हैं, R1 M इज स्टेटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, तो इज मेजर्ड डायरेक्टली फॉर AC रेजिस्टेंस, AC रेजिस्टेंस के लिए क्या करोगे, R1 M सीधे सीधे मल्टीमीटर से मेजर कर लोगे डायरेक्टली, ठीक है। और AC रेजिस्टेंस के लिए, फॉर AC रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई 1.2। 1.3, ठीक है, 1.3 1.25 1.4 अंदाजा मारते हैं इसमें, ठीक है। तो R1 M आ गया, तो R टोटल जो आया RBR कैसे आया था, ZBR इंटू cos 5 BR आया था। तो आर तो आर टू डैश क्या हो गया, आर टू डैश क्या आ जाएगा, RBR माइनस R1M, जो डायरेक्टली मेजर किया हुआ AC रेजिस्टेंस है, ठीक है, R1M। अब बचा X2 डैश और X2M को अलग अलग करना। X तो हम क्या करते हैं, XBR जो आता है ना मेजर करने के बाद, ये जो टोटल आ रहा है, ये वाली चीज, इसको हम XBR बोल रहे हैं, तो इसको आधा आधा अप्लाई कर देते हैं। तो X2 डैश को भी XBR/2 बोल देंगे और X1M को, ये अंदाजा है और कुछ नहीं है, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये सब, ठीक है। लेकिन हम बोल देते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट। तो आपके सीरीज ब्रांच के सारे पैरामीटर्स आपको मिल गए ब्लॉक रोटर सर्किट में। अब बचे शंट ब्रांच के पैरामीटर, तो वो किससे निकलेंगे, नो लोड। तो ठीक है, तो ब्लॉक रोटर टेस्ट में क्या है, इन बीआर टेस्ट रेटेड करंट इज अलाउड, ये ध्यान रखना है, अलाउड टू फ्लो बाई एडजस्टिंग द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, पहली चीज। और क्या प्रोवाइड करता है, बीआर टेस्ट प्रोवाइड, ब्लॉक रोटर टेस्ट प्रोवाइड्स द नेट, जो पावर होती है वो किस में जा रही है, किस में लॉस में जा रही है, रेजिस्टेंसेस में, सीरीज रेजिस्टेंस में। तो बीआर टेस्ट प्रोवाइड्स, सिंगल फेज का बीआर टेस्ट है, 3 फेज का 2-3 दिन पहले पढ़ाए थे। बीआर टेस्ट प्रोवाइड्स द नेट
कॉपर लॉसेस ऑफ द मोटर, कॉपर लॉसेस ऑफ द मोटर, ठीक है। आई बात समझ में? ये हो गई पिक्चर में। अब देखते हैं, ये दो चीजें हो गई। अब नेक्स्ट कौन सा टेस्ट हो गया? एनएल टेस्ट देख लो, इसका एनएल टेस्ट, नो लोड टेस्ट, ठीक है। तो एनएल टेस्ट क्या है भैया? नो लोड टेस्ट में क्या कर रहे हैं हम? नो लोड टेस्ट में मोटर को फ्री रन करने देना है। स्टार्टिंग दे दो किसी चीज से, फिर ऑफ कर दो उस पर्टिकुलर ब्रांच को। क्या कर देना है हमें? कैपेसिटर वाली ब्रांच में स्विच लगा दो और जब स्टार्ट हो जाए तो बंद कर देना कैपेसिटर ब्रांच को, नहीं तो ऑक्सिलरी ब्रांच की भी रीडिंग्स आ जाती हैं। ऑक्सिलरी ब्रांच की रीडिंग हमें नहीं चाहिए, मेन ब्रांच की ही रीडिंग चाहिए इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए। तो नो लोड टेस्ट परफॉर्म करने के लिए क्या करना है हमें? मोटर को अप्लाई नो, मतलब कोई भी लोड नहीं अप्लाई करेंगे उसकी पुली पे, पुली इज लेफ्ट फ्री, ठीक है। पुली इज लेफ्ट फ्री, मतलब पुली बेल्ट अरेंजमेंट होता है तो पुली से हम टॉर्क लगा सकते हैं, तो पुली इज लेफ्ट फ्री, पुली एकदम फ्री छोड़ देंगे तो उससे क्या होगा? मोटर फ्री रन करेगी, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा इसमें? अप्लाई कितना वोल्टेज? अप्लाई द रेटेड वोल्टेज। तो रेटेड करंट किसमें? ब्लॉक रोटर टेस्ट में, इंडक्शन मोटर के लिए। और रेटेड करंट किसमें? शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, ट्रांसफॉर्मर के लिए। ध्यान रखना, अप्लाई द रेटेड वोल्टेज नो लोड टेस्ट में। तीसरा, नोट द रीडिंग ऑफ, किसकी रीडिंग नोट करनी है? अमीटर, अमीटर एंड वॉट मीटर, वॉट मीटर। पहले वोल्ट मीटर को देखते हुए रेटेड वोल्टेज अप्लाई करना, उसके बाद किसकी रीडिंग नोट कर लेनी है? फ्री रन करने देना मोटर को, ठीक है, फ्री बिल्कुल, तो वो नियर टू सिंक्रोनस स्पीड ही रन करती है, ठीक है। अमीटर एंड वॉट मीटर। तो वॉट मीटर प्रोवाइड्स था। अब क्या हुआ? जो भी पावर जा रही होगी लोड कोई लोड लगा हुआ है क्या मोटर पे? ये बताओ। जब फ्री, कोई लोड लगा है? नहीं लगा, कोई लोड नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब मोटर का पावर आउटपुट 0 है, लेकिन सप्लाई से जो पावर ले रही है वो कहाँ जा रही है? सारी की सारी कोर लॉसेस में, स्ट्रे लोड लॉसेस में, विक्टिम लॉस, ठीक है। तो वाट मीटर रीडिंग प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है? कहां कहां जा रही है ये सारी पावर? वाट मीटर रीडिंग प्रोवाइड्स लॉसेस के बाद रोटेशनल लॉसेस, रोटेशनल लॉसेस विच इन, ये क्या इंक्लूड करता है? इंक्लूड्स, रोटेशनल लॉसेस क्या इंक्लूड करेगा? कोर लॉस, थोड़े बहुत फ्रिक्शन एफ लॉस, और क्या? और क्या इंक्लूड करेगा? स्ट्रे लोड लॉस, स्ट्रे लोड लॉसेस, स्ट्रे लॉसेस। स्ट्रे लोड का मतलब होगा, स्ट्रे का मतलब फिक्टिशियस, मतलब कोई अगर वर्चुअल लोड फील कर रही है मोटर तो वो भी लॉस ही हो गया ना। बिना लोड लगाए लोड फील कर रही है मोटर तो वो भी लॉस हो गया, स्ट्रे लॉसेस, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे लॉसेस ये मोटर फील करेगी, ठीक है। अब जरा सा एनालिसिस, इक्विवेलेंट सर्किट देख लेते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट इसका देख लेते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट में? एट एस इज इक्वल, अब एस कितना होगा अप्रोक्सीमेटली जब फ्री रन करने देंगे मोटर को? नियर टू सिंक्रोनस रन करेगी, एस कितना हो जाएगा? 0 या 0 के अप्रोक्स, तो 0 मान के एनालिसिस की जाएगी। चलो देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा। R1M रहेगा, सीरीज में क्या रहेगा? X1M रहेगा, और क्या रहेगा शंट का? XM/2 रहेगा, नीचे वाली ब्रांच का भी XM/2 रहेगा, ठीक है। इधर R2/2S, X2/2, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा? X2'/2, और ये हो जाएगा आपका स्पीकर ऑफ वो माइक 2 × 2 - S हो जाएगा,
अब एस की वैल्यू जरा 0 लगा के देखो इसमें, तो ये वाला जो ब्रांच है, ये पर्टिकुलर ब्रांच, ये वाली ब्रांच, ये क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएगी। Yes, sir. ऑफ हो जाएगी, ये पर्टिकुलर ब्रांच जो है आपकी ऑफ हो जाएगी। चलो ऑफ कर दो इसको। मतलब क्या ऑफ मींस, एस 0 ओपन। जब पुट करेंगे तो ये ब्रांच इंफिनिटी हो जाएगी। इंफिनिटी, एस 0 पुट करने पे इंफिनिटी, मतलब ये ओपन हो जाएगा सर्किट इधर से। इतना ओपन हो गया। चलो ठीक है। और X2M जो होती है, XM जो होती है मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, इट इज इन हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, मतलब किलो ओम में या हंड्रेड्स ऑफ ओम्स में होती है ये XM जो होती है। और X2, और इधर S की वैल्यू 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा इफेक्टिव R2-4। इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, X2-2 अपॉन R2-4, ये तो इतना ही रहेगा। और X2 R2 ये है सब फ्यू ओम्स रहते हैं, 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, इस तरह से रहेंगे। तो अब ये बताओ, ये दोनों चीजें ऐसी चीजें हैं, एक तरफ 100 ओम है, 100 या 500 ओम है, इन पैरेलल विद 2 ओम, इफेक्टिव कितना आएगा ये बताना जरा। XM जो है थाउजेंड्स में, हंड्रेड्स में रहती है, ठीक है, मतलब 500 1000 के आसपास XM जो रहेगी। और X2 जो है, मतलब रोटर रेजिस्टेंस, रोटर रिएक्टेंस 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 6 ओम, इतने रहेंगे। ठीक है, तो एक अप्रोक्स देखो, 500 ओम इन पैरेलल विद 2 ओम, इफेक्टिव कितना आएगा ये? 2 2 point something. मतलब 2 ओम के अप्रोक्स ही तो आ जाएगा। यस सर। तो कौन सी ब्रांच नेग्लेक्ट की जा सकती है? जिसका रेजिस्टेंस उसके कंपैरिजन में बहुत हाई है, वो ओपन कंसीडर कर सकते हैं ना उसको। एक्सएम वाली ब्रांच। XM वाली ब्रांच को हम इस कंडीशन में यहाँ पे ओपन कंसीडर कर सकते हैं। तो इफेक्टिव सर्किट का जो करंट का फ्लो बना, वो किधर से बना, पता चल गया? तो जो नो लोड करंट INL फ्लो करेगी, वो इन सब में फ्लो करेगी। ठीक है, तो BNL जो नो लोड वोल्टेज आप अप्लाई करोगे अपॉन BNL अपॉन INL, ठीक है, कितना आएगा? BNL अपॉन ZNL आ जाएगा, Z नो लोड। और Z नो लोड विल बी consisting of R1M which already measured from block rotor test plus X1M already measured from block rotor test, X2 by XM by 2 plus X2 dash by 2 plus R2 dash by 4। यही तो होगा Z नो लोड जो होगी। देखो यहां से, देखो जरा, तो इसमें कौन सा अननोन है पूरी इक्वेशन में? आप बताओ, Z नो लोड क्या होगी? B नो लोड, नो लोड वोल्टेज अपॉन नो लोड करंट। ठीक है, एम आई ऑडिबल अब्राम? यस सर, यस सर। बी नो लोड अपॉन आई नो लोड क्या होगी? जेड नो लोड हो जाएगी। और जेड नो लोड देखो क्या क्या है, सब सीरीज में ही आ गया ना। R1M, X1M, XM by 2, X2 dash by 2, R2 by 4। दो ब्रांच नेग्लेक्ट हो गई। इधर R2 by 2S क्या हो गई? नेग्लेक्ट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि S 0 था तो ये इंफिनिटी हो गई। इंफिनिटी मतलब ओपन सर्किट। और इस जो संट ब्रांच है, इसके पैरेलल में X2 by M था, तो X2 by M के का अगर इससे कंपैरिजन किया जाए तो X2 by M बहुत ज्यादा होती है, तो उसको भी नेग्लेक्ट मार सकते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव ब्रांच सिंगल ब्रांच बची आपकी ये पूरी। तो ये पूरा इंपीडेंस ZNL होगा, क्योंकि जो अप्लाइड वोल्टेज अपॉन अप्लाइड करंट, तो Z टोटल इंपीडेंस आ जाएगा। और ये टोटल इंपीडेंस किसके इक्वल होगा? R1M प्लस XM प्लस XM by 2। देख लो कौन कौन सीरीज में आ रहा है, सारा आ जाएगा। और आपने ब्लॉक रोटर टेस्ट से किस किस को मेजर कर रखा है? R1M XM। हाँ, तो फ्रॉम BR, ये भी फ्रॉम BR आ जाएगा। X2 डैश मेजर हो चुका है पिछले में फ्रॉम BR, R2 डैश मेजर हो चुका है फ्रॉम BR। ZNL की वैल्यू ये रेशियो से आ गई। कौन अननोन था? XM कैप, X1M है ये। कौन अननोन था? XM मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस अननोन था, वो मिल गया, निकल जाएगा। तो बस इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स आ गए आपके ब्लॉक रोट नो लोड टेस्ट से और ब्लॉक रोटर टेस्ट से दोनों।
ठीक है। और नो लोड टेस्ट का इक्विवेलेंट वो भी निकाल सकते हो आप, जो भी निकालना है आपको। ठीक है। ठीक है, नो लोड करंट, नो लोड टेस्ट आ गया। ठीक है, तो ये आपकी एनालिसिस खत्म हुई। तो कुछ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है तुमको। ठीक है, ए 220 volt one phase IM gave following test data. Following test data पहला है BR टेस्ट और दूसरा है NL टेस्ट। BR टेस्ट में अब बताओ, एक बात बताओ, 220 वोल्ट की मोटर है तो 220 वोल्ट कौन से टेस्ट में होगा? इनमें वोल्टेज जो होगा मोटर VR में या नो नो लोड? लोड नो लोड। नो लोड में होगा सर। 20 वोल्ट और नो लोड करंट ये ड्रॉ कर रही है 4.6 एम्पियर और 125 वॉट। और इधर BR टेस्ट में ये 120 वोल्ट, वोल्टेज देख रहे हो आधे के करीब हो गया। 9.6 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रही है ब्लॉक रोटर केस में और 460 वॉट। तो ये बताओ इस पे रेटेड कॉपर लॉसेस कितने हो गए इस मोटर के? यहां देख के बताओ। 460 वॉट। रेटेड करंट कितनी है इसकी? 9.6 एम्पियर है। ठीक है, और 9.6 एम्पियर है। ठीक है, रेटेड करंट। तो रेटेड कंडीशन में इसके लॉसेस कितने हैं? टोटल कॉपर लॉसेस 460 वॉट और कांस्टेंट लोड लॉसेस कितने हैं इस मोटर के अंदर? 125 वॉट। 125 वॉट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो और इसमें एक चीज हमको प्रोवाइड करनी होती है, कौन सी? डीसी रेजिस्टेंस की हेल्प से स्टेटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। तो स्टेटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, स्टेटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज 1.5 ओम। ठीक है, ठीक है, ब्लॉक रोटर टेस्ट जब कर रहे थे वो। तो ये वाला डाटा भी ऊपर वाले का हो गया। अब सारा डाटा मिल गया है तो सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। तो पहला तो डिटरमाइन द इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स। ठीक है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स। ठीक है, और दूसरा इसमें निकालना है आपको। दूसरा, फाइंड द कोर फ्रिक्शन एंड वाइंडेज लॉसेस, फाइंड द पी रोटेशनल। तो पी रोटेशनल कितना हो गया? एक थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक्चुअली रोटेशनल एग्जैक्ट नहीं होगा। रोटेशनल में ये जो हम सीधे 125 वॉट को रोटेशनल नहीं कहेंगे, क्योंकि एक कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ करंट जा रही है। ठीक है, तो बाइंडिंग में भी कुछ ना कुछ लॉस होगा, तो वो लॉस माइनस कर देना 125 में से। ठीक है, तो पहले तो ये दोनों टेस्ट डेटा यूज करके तुम्हें क्या निकालना है? ब्लॉक रोटर टेस्ट से सीरीज पैरामीटर सारे निकालने हैं। ठीक है, तो जो कि आपके आ गए यहाँ पे, मतलब कैलकुलेट करके कुछ ना कुछ आ जाएंगे। ऐसे ना पी रोटेशनल आ जाएंगे 125 IM स्क्वायर इनटू कितना रहा है उसका R1M प्लस R2 डैश बाई 4, ये सीरीज में आ रहा है। ठीक है, ये बात आई समझ में? क्या बोला मैंने यहाँ पे? जो ये 125 वॉट नो लोड का टेस्ट डाटा है, इसमें करंट कुछ ना कुछ तो फ्लो कर रही है ना।
मतलब और अच्छी खासी करंट फ्लो कर रही है। थ्री फेज यस वाले सर। में कम होती है, थ्री फेज वाले में नो लोड करंट कम होती है, सिंगल फेज में थोड़ी ज्यादा होती है, दोनों फील्ड की वजह से। तो जो नो लोड में जब ये करंट फ्लो करेगी तो ये इनमें सीरीज ब्रांच में R1M और R2/4 हैं, इनमें भी लॉस कराएगी। तो जो टोटल लॉसेस रिकॉर्ड हो रहे होंगे वॉट मीटर में, ठीक है, WNL होंगे। WNL इंक्लूड्स, पीछे लिखा हुई होगा, वाट मीटर रीडिंग प्रोवाइड्स रोटेशनल लॉसेस प्लस नो लोड कॉपर लॉसेस, नो लोड कॉपर लॉसेस। तो नो लोड कॉपर लॉसेस आपको माइनस करने पड़ेंगे इस कंडीशन में, ठीक है, तब रोटेशनल लॉसेस मिल जाएंगे। रोटेशनल लॉसेस में हमने तीनों डाले ही थे, कोर, फ्रिक्शन विंडेज एंड स्प्रे लोड लॉसेस, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। आया कंसेप्ट समझ में इसका? बताओ, ठीक है। ठीक है, चलो किसी दिन टाइम मिलेगा तो दो मोटर तुम्हारी बची, एक तो यूनिवर्सल मोटर और दूसरा है रिपल्सन मोटर, मिला तो पढ़ा देंगे, ठीक है, रिपल्सन मोटर, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट बता दे रहा हूं अभी, जैसे कि रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास रहेगी, अगर टाइम नहीं मिला तो नहीं पढ़ा पाएंगे। यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर में क्या है, डीसी सीरीज मोटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग होती है F1 F2, और इसके सीरीज में क्या आती है आपकी, आर्मेचर वाइंडिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है वो सीरीज में होती है, और किसी भी जो मोटर होती है उसमें टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू फाइव, करंट इंटू फ्लक्स। अब एसी मोटर में देखो, फ्लक्स कौन देता है, फील्ड वाइंडिंग देती है, फ्लक्स कौन देता है, फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग में जो करंट है उसी के प्रोपोर्शनल आपका फ्लक्स रहेगा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि फाइव इज प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। ये डीसी सीरीज मोटर का कंसेप्ट है, और जो डीसी सीरीज मोटर की कंस्ट्रक्शन होती है वही यूनिवर्सल मोटर की कंस्ट्रक्शन होती है। कंस्ट्रक्शन सेम एज डीसी सीरीज मोटर, ठीक है, यूनिवर्सल मोटर की जो कंस्ट्रक्शन होती है। देन टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू फाइव, इट मीन्स टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, बिकॉज फाइव इज प्रोपोर्शनल टू ऑल्सो आई करंट, क्योंकि ये सब सीरीज में कनेक्टेड है, फील्ड वाइंडिंग भी और आर्मेचर वाइंडिंग भी, ठीक है। तो इसीलिए अब इस पे कोई एसी वोल्टेज अप्लाई करोगे तो इसमें करंट कैसी फ्लो होगी, एसी करंट इस तरह की, सॉरी इस तरह की करंट आपकी फ्लो होगी, एसी करंट इस तरह की। बट जो टॉर्क है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो आई कैसा हो जाए, आई स्क्वायर कैसा हो जाएगा, आई स्क्वायर इस तरह का, स्क्वायर जो आएगा वो इस तरह का है, ठीक है। ठीक है, तो जो टॉर्क है वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो टॉर्क की कुछ ना कुछ एवरेज वैल्यू आ रही है, कुछ ये एवरेज टॉर्क, ठीक है। तो ये टॉर्क है आपका यूनिवर्सल मोटर का, और ये करंट है, ठीक है, समझे। तो कंस्ट्रक्शन कैसा होगा यूनिवर्सल मोटर का, बताओ। डीसी सीरीज मोटर। बिल्कुल डीसी सीरीज मोटर की, डीसी सीरीज मोटर में कौन कौन सी वाइंडिंग सीरीज में होती है, आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग। फील्ड करंट, फील्ड फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क, फील्ड फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क। अब दोनों वाइंडिंग सीरीज में है तो फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, वही आर्मेचर करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आर्मेचर करंट चाहे एसी दे दो चाहे डीसी, टॉर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। चाहे करंट अगर निगेटिव है तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, करंट अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो टॉर्क हमेशा कैसा मिलेगा इस केस में, पॉजिटिव। तो डीसी सीरीज मोटर अगर कोई चल रही है और उस पर आपने एसी अप्लाई की तब भी उसमें टॉर्क पैदा हो जाएगा और रोटेट करेगी, पर टॉर्क कैसा होगा, बहुत ज्यादा पल्सेटिंग होगा। किस तरह का रहता है यूनिवर्सल मोटर में, बहुत ज्यादा पल्सेटिंग टाइप का टॉर्क होता है, ठीक है। और यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं कि उसको डीसी पे भी चला सकते हैं और एसी पे भी चला सकते हैं। और दूसरी चीज,
कोर है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। कोर में फ्रीक्वेंसी है तो कौन से लॉसेस हो सकते हैं? एडी करंट लॉसेस अच्छे खासे होंगे, ठीक है, एडी करंट लॉसेस होंगे, ठीक है, और स्टेरेसिस लॉसेस होंगे, ठीक है। तो कोर को इसमें क्या करना पड़ेगा? लैमिनेट करना पड़ता है। डीसी मोटर में आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, अगर ना भी करो तो काम चलेगा डीसी मोटर। पर एसी जो सीरीज मोटर है, एसी सीरीज मोटर या यूनिवर्सल मोटर, उसमें कोर को आपको लैमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एसी सीरीज मोटर या यूनिवर्सल मोटर में, यूनिवर्सल मोटर कोर इज लैमिनेटेड, ठीक है, कोर इज लैमिनेटेड। दूसरा, कोर लैमिनेट किया जाएगा बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज 50 और 60 हर्ट्ज, ठीक है। तो और डीसी में नहीं होता है, कोर लैमिनेट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। कोर लॉसेज आर देयर, कोर लॉसेज आर देयर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन किस तरह का रहता है इसका? कंस्ट्रक्शन ऐसा रहता है, तो आपकी सर डीसी मोटर में तब एसी सप्लाई दें तो चलेगा? डीसी सीरीज मोटर में चल जाएगा, लेकिन वो ये कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत लॉसेस बहुत जल्दी हीट अप हो जाएगा, आएगा ना। ठीक है, उसी रेटिंग का देना है, ठीक है। ये आर्मेचर और वो अरेंजमेंट हेलो हेलो क्या हुआ? सर कैसे चल जाएगा सर? बीच में तो सर कम्यूटेटर लगा रहेगा, वो दिक्कत नहीं करेगा सर? अब एसी को ही एसी में थोड़ा ना बनाएगा वो। अरे एसी सीरीज मोटर में एसी, उसका काम ऐसे थोड़ी कन्वर्ट करना है यार, करंट भी दो करंट दोनों नहीं हो रही है, बता क्या हुआ तो सर? समझे? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही है? मैं माइक ऑफ कर वो कर दोनों बाइंडिंग आपकी सीरीज में होंगी ना, कॉम्यूटेटर की भी और एक कॉम्यूटेटर आ गया सीरीज में, इस तरह से यहाँ पे, और यहाँ पे एसी वोल्टेज सोर्स लगा दोगे, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया आपका। अब इसमें थोड़ा सा ये रहेगा कि कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है आपको इसमें, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन को घटाने के लिए, ठीक है, पोल फेसेस में, ठीक है। कई बार कंपनसेटिंग वाइंडिंग जरूरी नहीं है कि सीरीज में कनेक्ट करनी पड़े, डीसी मोटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग सीरीज में कनेक्ट करनी पड़ती है। इसमें इसको शॉर्ट कर देंगे टर्मिनल्स को, क्योंकि एसी है तो एसी में इंडक्शन इफेक्ट आ जाता है, तो इंडक्शन से काम चला लेंगे ट्रांसफॉर्मर की तरह, ठीक है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग डालेंगे पोल फेसेस में और उसको शॉर्ट कर देंगे एंड्स पे, तो अपने आप से उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी और वो मेन फ्लक्स को, जो आर्मेचर रिएक्शन था, उसको कम कर देगी, ठीक है। किसी भी चीज को एसी में कम करना हो, उसमें बाइंडिंग डाल दो, ठीक है, डेम्पर वार्स डाल दो, तो वो अपने आप से ही उस चीज को अपोज करने लगती है, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन को घटाना होता है, तो इसमें क्या करोगे? यूनिवर्सल मोटर में पोल फेसेस में कंपनसेटिंग वाइंडिंग डाल दोगे, ठीक है। मेन फील्ड वाइंडिंग आ जाएगी और कंपनसेटिंग वाइंडिंग आ जाएगी सीरीज में, दो तीन चीजें आपकी सीरीज में आ जाएंगी, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट इसका इस तरह का बन जाएगा। सॉरी, ये अगर आपने ये पूरा वोल्टेज अप्लाई किया तो मेन फील्ड वाइंडिंग आ जाएगी, फील्ड वाइंडिंग, फिर उसके सीरीज में, अगर सीरीज में डाल रहे हो कंपनसेटिंग वाइंडिंग, तो सीरीज में जो कि डीसी मोटर में होता है, ठीक है, इसमें भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है। ये हो गई कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? आर्मेचर वाइंडिंग आ जाएगी, इसके में भी आर्मेचर वाइंडिंग, तीनों सीरीज में। कई बार इंटरपोल्स डालते हैं तो वो भी डाले जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, 3 वाइंडिंग तो कम से कम सीरीज में हो गई। और इसमें एसी है तो इनकी इंपीडेंस भी या रिएक्टेंस भी पिक्चर में आएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये कंडक्टिवली कंपनसेटेड हो गई, मतलब सीधा करंट कंपनसेटिंग वाइंडिंग में मेन करंट फ्लो होकर जा रहा है। और अगर इस पोर्शन को नहीं रखना है इस तरह से, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम इस तरह से डाल देते हैं, ये सीधा शॉर्ट कर दिया
और पोल फेसेस में बाइंडिंग डाली आपने, पोल फेसेस में, और उसको अपने आप से ही शॉर्ट कर दिया, तो उसमें इंडक्टिवली, तो ये हो गई इंडक्टिव कंपनसेटिंग वाइंडिंग, इंडक्टिव कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग, इंडक्टिव कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग हो गई। ठीक है, इंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग, ठीक है। इंटरपोल डालने हो तो इंटरपोल सीरीज में आ जाते हैं जैसे रहते हैं, तो इसका फेजर डायग्राम जो बन के आएगा ओवरऑल वो रहेगा कि जो वोल्टेज आप अप्लाई करते हो, मान लो ये फ्लक्स है, तो फ्लक्स की डायरेक्शन में आपका करंट रहेगा, फ्लक्स है, फ्लक्स की डायरेक्शन में आपका करंट आ जाता है, ये फ्लक्स की डायरेक्शन में आई आ गया, आई, ठीक है, करंट आ गया आई ए, आर्मेचर करंट। तो आई ए, अब तो इसमें सीरीज वाइंडिंग होगी जो फील्ड वाइंडिंग सीरीज की, आई ए आर सीरीज हो जाएगा, फिर उसका ड्रॉप इधर आ जाएगा आई ए एक्स सीरीज, फिर आपका आर्मेचर वाइंडिंग में तो ये आई ए आर ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा आई ए एक्स ए हो जाएगा। फिर अगर इंटरपोल्स भी सीरीज में डालने हैं तो आई ए आर इंटरपोल हो जाएगा, ये हो जाएगा आई ए एक्स इंटरपोल हो जाएगा। अगर कंपनसेटिंग भी सीरीज में डाली है तो आई ए आर कंपनसेटिंग हो जाएगा, और ये हो जाएगा आई ए एक्स एक्स कंपनसेटिंग। जितनी भी बाइंडिंग डालोगे हर बाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी रहेगा, रिएक्टेंस भी रहेगा, तो इन सबको जो मिला, ठीक है, और प्लस इसमें क्या रहेगा, फ्लक्स बचा हुआ रह गया, क्या जुड़ जाएगा, बैक ईएमएफ, ईबी या ईजी जनरेटेड ईएमएफ जो होता है, तो इन सबको मिला देंगे तो टोटल अप्लाइड वोल्टेज आ जाएगा आपका ये। हाँ, ये सब मिलाने के बाद आपका टोटल अप्लाइड वोल्टेज आ जाएगा V, और B और I के बीच का एंगल पावर फैक्टर एंगल है। तो इतने सारे नहीं रहते हैं, एक ही दिया जाता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इफेक्टिव इंपीडेंस दी जाती है, पावर फैक्टर एंगल। हाँ, तो टोटल आपका, टोटल सारी वाइंडिंग का आर नेट हो जाएगा रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल वाइंडिंग, और एक्स नेट हो जाएगा टोटल रिएक्टेंस ऑफ ऑल वाइंडिंग्स। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट अगर इस हिसाब से बनाना है इस हिसाब से बना लो। ये फ्लक्स हो गया, फ्लक्स की डायरेक्शन में आपकी आर्मेचर करंट आई ए हो गई, आई ए आर नेट ये आ गया आपका, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे आई ए आर नेट हो गया, इसका इंपीडेंस का ड्रॉप आई ए एक्स नेट हो जाएगा, आई ए एक्स नेट हो जाएगा, और इसमें जोड़ दो टोटल बैक ईएमएफ, तो बचा हुआ ये आ गया आपका टोटल वोल्टेज। तो इस तरह से भी बना सकते हैं बी अप्लाइड, ये हो गया आपका पावर फैक्टर एंगल फाई, ठीक है, थीटा लिखेंगे, फाई नहीं लिखेंगे, तो फाई से फ्लक्स लिखना है हर जगह, ये थीटा लिखेंगे, थीटा, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया आपका एसी सीरीज मोटर का, ठीक है। ये इस पे न्यूमेरिकल वगैरह आ जाते हैं तो देख लेना, उसमें वैसे पढ़ा दूंगा, बचा हुआ रह जाएगा, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। आपकी रिपल्सन मोटर बची है तो रिपल्सन अपना देख लेना, अगर नहीं पढ़ा पाऊँ तो, ठीक है। एक ही मोटर बची है और आएगी जरूरी है, मान के चलना, दोनों में से एक आएगी, यूनिवर्सल और रिपल्सन में, तो या तो रिमाइंड करा देना, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, नहीं तो डीएसपी पढ़ाऊंगा परसों से, सही है। रिपल्सन, इनके एप्लीकेशंस वगैरह आते हैं, तो ये एप्लीकेशन भी इसके जो है वो एप्लीकेशन भी जो है इसके नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ में हम लोग एप्लीकेशन जो यूज करते हैं, जैसे मिक्सर ग्राइंडर वगैरह है, तो ये इसका एप्लीकेशन है यूनिवर्सल मोटर का, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर।